नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी क्लास 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं और जिसमें हम एक टॉपिक लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक एंड फंडामेंटल हैं, जो किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो सकती। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर की जो शुरुआत हुई, ये बेस्ट स्टार्ट शुरू होनी हुई 1951 में शंकरी प्रसाद केस में। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक का मतलब मैंने जैसे आपको बताया, कुछ फंडामेंटल थिंग्स हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच कैन नेवर बी चेंज। ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर की जो शुरुआत है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बेस्ट स्टार्ट शुरू होनी हुई थी। अगर इसका बैक वैसे तो आया ये 1973 के केशवानंद भारती केस में था, बट इसका जो एक बैकग्राउंड सेटअप हुआ वो हमारा स्टार्ट होता है 1951 के शंकरी प्रसाद केस में। सुप्रीम कोर्ट में केस आया जिसका शंकरी प्रसाद केस था। उससे बेसिक स्ट्रक्चर का एक बैकग्राउंड सेटअप हुआ और चलते चलते पार्लियामेंट और आपका जुडिशरी में बहस होती रही और फाइनली 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हो गई। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में पार्लियामेंट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब देश जो है नया नया आजाद हुआ था, तो जुडिशरी भी इतनी ताकतवर नहीं थी अपनी, तो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है कि इट कैन अमेंड चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चेंज अमेंडमेंट कैसे करते हैं, देखिए एक आर्टिकल 368 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। ये अमेंडमेंट करने के लिए पावर देता है पार्लियामेंट को। ठीक है। अब इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी, जुडिशरी ने भी पार्लियामेंट का साथ दिया कि हाँ, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। अब इसी केस में एक 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। इसी केस के बाद एक्चुअली 9th शेड्यूल को चैलेंज किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट का साथ दिया। इसमें कुछ लॉज थे रिलेटेड टू लैंड, कि भाई लैंड से रिलेटेड कुछ जो लॉज हैं वो 9th शेड्यूल में डाल दिए गए हैं, वो ना ही अमेंड हो सकते और ना, मतलब अमेंड क्या, चेंज नहीं हो सकते और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। अब धीरे धीरे चलते चलते जैसे जैसे आपका जो सुप्रीम कोर्ट है थोड़ा स्ट्रॉन्गर हुआ, ठीक है, और फाइनली इसका बैकग्राउंड एक और केस में जाके एक नया मोड़ लेता है 1967 के गोलकनाथ केस में। ठीक है। 1967 के गोलकनाथ केस में संविधान में 7th अमेंडमेंट हुआ था। 7th अमेंडमेंट हुआ था और 9th शेड्यूल जो है वो चैलेंज किया गया था। ठीक है। पहले लैंड एक फंडामेंटल राइट्स था, बाद में 44th अमेंडमेंट में चेंज करके ये एक लीगल राइट्स बना दिया गया। पहले लैंड एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1951 में अपनी वर्डिक्ट दी थी, अपना एक फैसला सुनाया था कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, बट 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना वर्डिक्ट चेंज कर देता है। अब बोलता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो पार्लियामेंट की अनलिमिटेड पावर थी, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इन पे लिमिटेशंस लगा दी। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी देयर इज ए सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अभी इसमें कोई रोल नहीं आया था, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में बोलता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इस केस में बोला था इन्होंने 1951 के शंकरी प्रसाद केस में कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा
वो आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, किसकी, जुडिशरी की, वो इस केस में नहीं आएगा। आर्टिकल 13 में जो पार्लियामेंट यहां लॉ बनाएगा वो इसके अंडर, जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा। ठीक है, 1967 के केस में कहता है कि 9th शेड्यूल और कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है, आएगा। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड। ठीक है, उसके बाद अब जुडिशरी का एक जो वर्डिक्ट आया इसमें 1967 के केस में, अब पार्लियामेंट उसको चैलेंज करता है अपना 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और इसमें बोलता है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है अंडर आर्टिकल 368, और जो भी वो लॉ अंडर आर्टिकल 368 के अंदर चेंज करेगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा और आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। अब 24th अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ तो फिर जुडिशरी का रोल आता है फाइनली 1973 के केस लॉ नंबर भारतीय केस में। एक चीज ध्यान रखना, इस केस का कभी कभी फैक्ट पूछ लें कि इस केस में चीफ जस्टिस कौन थे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा बट एसएन सीकरी जहां तक है इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। अब इस केस में क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आज तक का सबसे बड़ी बेंच का ये केस है। इसमें 13 जजेस बैठे थे और 7 और 6 के रिजल्ट, 7 और 6 के रेशियो से, जजेस के रेशियो से रिजल्ट आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डबल फेसिड काम करा। डबल फेसिड का मतलब है इन्होंने अपनी भी इज्जत रख ली और पार्लियामेंट की भी इज्जत रख ली। अब इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पे पार्लियामेंट कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकता है बट विदाउट एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट यहां कैसे खेला, यहां पे इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की एक डॉक्ट्रिन दे दी बट ना ही तो बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा और ना ही कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर तो ना ही इसने बताया और सुप्रीम कोर्ट एक चीज और बोलता है कि हम केस टू केस इसको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन बिटवीन जजेस। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपका 1973 में आ गया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बट विदाउट कॉन्ट्राडिक्टिंग और विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये तो इसके अफेक्ट हुए। फिर क्या हुआ, इसके बाद डिफरेंट केसेस में पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पे अड़ा रहा। जैसे कि आपका 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें पार्लियामेंट ने कहा जो पीएम के इलेक्शन डिस्प्यूट है, पीएम के इलेक्शन डिस्प्यूट इट्स आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू के आउटसाइड है बट 1975 में फिर सुप्रीम कोर्ट एक केस आता है उसमें जिसका नाम है इंदिरा नेहरू केस। इसमें ये चीज नेग्लेक्ट कर देता है और बोलता है जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हेंस पार्लियामेंट हैज नॉट राइट टू अमेंड और कर्टेल इट। इसको चेंज करने का पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है। डिफरेंट केसेस, फिर मिनर्वा मिल्स केस आया, आपका वमन राव केस आया, आपका एसआर बोमई केस आया 1994 में। तो इन डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट वाज स्ट्रक टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और पार्लियामेंट की एक पावर, एक लिमिटेड पावर कर दी उसने। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 1976 में, इसमें बहुत सारी पावर जुडिशरी की पे क्या कर दी थी, कर्टेल कर दी थी, उस पर लगाम लगा दी थी। किसने, पार्लियामेंट में, क्योंकि इमरजेंसी चल रही थी तो अब पार्लियामेंट इज सुप्रीम दैट टाइम। तो दैट इज व्हाई in under 42nd amendment act 1976 there are some limitation on the judiciary about the power of judicial review। फिर क्या हुआ, फिर जब इमरजेंसी खत्म हो गई फिर उसके बाद आपका मिनर्वा मिल केस आया। मिनर्वा मिल
केस, ठीक है, मिनरवा मिल केस आया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उन्होंने जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने ये पावर इसकी कर्टेल की थी, वो फिर से बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फिर आपका वमन राव केस आया। फिर फाइनली इन 2007 एक केस आता है जिसका नाम है आर कोलेहो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या करा था, जो 1951 में 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, ठीक है, 9th शेड्यूल आपका जो जोड़ा गया था, 9th शेड्यूल 1951 में, आईआर कोएलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन 2007। अब 2007 में ये जब बोला था कि 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, फाइनली इन 2017 इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्ट्रक डाउन कर दिया और बोल दिया जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हेंस वी कैन आल्सो रिव्यू द एक्ट अंडर 9th शेड्यूल आफ्टर 1973। भाई 1973 के बाद जो 9th शेड्यूल में एक्ट लगाए गए होंगे, रखे गए होंगे, वो भी अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं इस केस के अकॉर्डिंग। फाइनली जब पार्लियामेंट ने आपका 4th जजेस केस 1994 में एक एनजेक बनाया था, नेशनल जुडिशियल कमीशन, ठीक है, कि जजेस को अपॉइंट करने में पार्लियामेंट की कुछ पावर होंगे, एक कमीशन होगी जो रिकमेंड करेगी। फाइनली 4th जजेस केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर भी उसकी स्ट्रक डाउन कर दी कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू और दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और ये जुडिशियरी की एक पावर में दखलंदाजी है पार्लियामेंट की, हेंस इट हैज बीन स्ट्रक डाउन। तो डिफरेंट टाइम्स पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने इन पावर्स को और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता रहता है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ये चीज ध्यान रखना। और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बोलता रहता है और कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करता रहता है। जैसे कि कुछ चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐड की है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। पहला कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है आपका पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, जो रिट वाली पावर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अगर इस पे कोई इससे रिलेटेड कोई केस और अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, वेलफेयर स्टेट, ठीक है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, बहुत सारे एक तरह से केस टू केस डिसाइड किए हुए कंसेप्ट हैं जो जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किए हैं। जैसे कि आपका सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब इन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉ तो बना सकता है, पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पे लॉ तो बना सकता है, बट ये जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे मेंशन है, इनको वो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकता। दिस इज द ऑल कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और क्वेश्चन इसमें से कैसे बनेंगे, कभी कभी तो बेसिक स्ट्रक्चर बोल देगा, 4-5 बेसिक स्ट्रक्चर दे देगा कि इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, और कभी कभी इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी कभी जजेस के बारे में पूछ लेगा, बेंचेस के बारे में पूछ लेगा कि 1973 में कौन सी बेंचेस थी, और कभी कभी केसेस के बारे में पूछ लेगा कि केसेस दे देगा, कौन कौन से केसेस बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये सब पार्ट बनाते हैं आपके क्वेश्चंस के बेसिक स्ट्रक्चर से जो कमीशन पूछ सकता है। तो ये था पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट। छोटा सा कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिए, रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के साथ। मैंने पिछली वीडियो में बोल दिया था, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ था, तो दैट इज व्हाई आई ब्रिंग बेसिक स्ट्रक्चर। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।